हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन। मोहम्मद वकास। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रील रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलते हैं शोएब भाई की वीडियो का टाइटल है सीमा आईएसआई एजेंट इन इंडिया, पाकिस्तान वीमन सीमा हैदर। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। एक इंडियन बनने के लिए ना एक अलग ही मतलब हमारी देखिए हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, उसको अपनाने के लिए उसको टाइम लगेगा। बिल्कुल। वो फलस्तीन को गाली दे के इसराइल के की तरफदारी कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। वो पाकिस्तान से नफरत कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। लेकिन ये सब चीज हमारे अंदर होती है, ये नेचुरली हमारे अंदर होती है। शी डजंट नो व्हाट इट मीन्स टू बी एन इंडियन। जो हमारी फीलिंग्स है, हमारी वैल्यूज है, ये हम जानते हैं। हमारे यहाँ औरतें अगर मुसलमान भी हो ना, तब भी वो उनका माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि एक बार शादी होगी तो हम 7 जन्मों के लिए इसी के हो गए। सो इस्लाम है यहाँ पे, लेकिन जो हमारा कल्चर है वो बहुत अलग है। हर चीज साजिश कैसे हो सकती है सोएब? अच्छा, फ्रांस ने आज पाकिस्तानियों को वीजा देने से मना कर दिया, ये भी हमारी साजिश है। जितना आपको आईएमएफ बेल आउट नहीं मिला, उससे ज्यादा नुकसान आपको इस बात से हुआ है कि जो लोग रेमिटेंसेस भेज रहे हैं पाकिस्तान, वो इलीगल हवाले से भेज रहे हैं। उसमें 4 बिलियन से ज्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तान गवर्नमेंट को। अब ये बोलिए कि ये भी हमारी ही साजिश है? हर एक चीज हमारी साजिश है। वहां से लड़कियां भाग भाग के यहाँ आ रही हैं, लड़कों से शादी कर रही, ये भी हमारी साजिश है। जब मैंने मुसलमान औरतों की बात की, वो इसलिए की क्योंकि इस तरह से ट्रिपल तलाक उनको दे देना, या उनकी इनहेरिटेंस की जब बात आती है, या पॉलीगमी की जब बात आती है, 4 शादियों की जब बात आती है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका फायदा उठाया जा रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलकर। और औरतें इसमें सबसे ज्यादा सफर हो रही हैं। तो इस वजह से जो है यूसीसी सबसे ज्यादा बेनिफिट मुसलमान औरतों को देगा। और बिल्कुल। जो इन्होंने आवाज ये हल्ला उठा रखा है कि सिर्फ मुस्लिम नहीं, इवन ट्राइबल्स को तकलीफ होगी, इवन इनको तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं होगी। हिंदुओं के साथ भी तो यही किया गया। सती को अबॉलिश किया गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। कास्ट सिस्टम को हटा दिया गया, इन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं जी जी। यूके गई थी, मैंने वहां क्या देखा? वहां थोड़ी ना अलाउड है कि मस्जिदों से अजान होना, ये सारी चीजें किसी को अलाउड नहीं है। ना कि इवन चर्च से जो डेसिबल्स इतने ज्यादा नहीं हो सकते जब उनका मास वगैरह होता है कि रास्तों तक सुनाई दे। कुछ जो रूल्स है वो सबके लिए समान रूल्स है। और वहां तो मुसलमान चुपचाप फॉलो कर लेते हैं हर चीज। इंडिया में इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अरब वर्ल्ड लीग के जो चेयरमैन है, चीफ हैं, इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं और वहां पर इंडियन मुस्लिम्स को लेकर उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है, जिस पर आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं याना मीर साहिबा, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं। रिसेंटली यूके का विजिट रहा इनका, वहां पे इन्होंने क्या चीजें ऑब्जर्व की, इंडियन और पाकिस्तानी जो वहां पर मौजूद थे उनको लेकर भी कुछ बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम याना जी। वालेकुम अस्सलाम सर। याना जी, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आई। कैसी हैं आप? बस मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी फिट फाट। बहुत सी बातें हैं आपसे करने वाली, लेकिन जो भी हमारे शो में आता है, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आता है, हम पहला सवाल उससे ये करते हैं कि उसके लिए नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट। याना मीर, एक इंडियन मुस्लिम कश्मीरी, क्या इसके ऊपर अपना आंसर देना चाहेगी? मैं कहूंगी कि जो हमारे नबी पाक हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला था, हब्बुल वतन मिनल ईमान। हब्बुल वतन मिनल ईमान का क्या मतलब है? आप खुद ही बताइए। बिल्कुल, जो अपने कि मोहब्बत, जो अपने वतन से मोहब्बत। जी जी। जी अपने अपने मुल्क से मोहब्बत करना अपने ईमान से मोहब्बत करने की बराबर है। तो बिल्कुल। यही चीज मतलब डेफिनेटली मुल्क फर्स्ट। ये एक मुसलमान का फर्ज है कि वो अपने मुल्क को पहले रखे। ठीक जी। है याना जी, टॉपिक की तरफ आएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं सीमा हैदर और सचिन का, जो पबजी लव स्टोरी है इंडिया पाकिस्तान को लेकर बड़ी वायरल है। इसके ऊपर बात करना चाहूंगा, आपकी ओपिनियन लेना चाहूंगा। आप क्या समझती हैं एज ए गर्ल, एज ए वुमेन, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान से एक लड़की जाती है इंडिया अपने 4 बच्चों के साथ, आशिक को मिलने, और फिर वहां पर अपना वो मैरिज करने की भी बात करती हैं, वहां पर वो अपने मजहब को चेंज करने की बात करती हैं। आप एज ए इंडियन क्या इसके ऊपर अपनी ओपिनियन रखती हैं? आई डोंट नो ये किस तरह की लव स्टोरी है, क्या है? गेमिंग ऐप पे किसी से मिलकर आप आ जाते हो, मतलब इट्स वेरी हार्ड टू ट्रस्ट। और अब सीमा हैदर जो है,
वो इंटरव्यूज देती चल रही है कि भाई यहाँ की इंडिया की जेलें कितनी अच्छी है, इंडिया कितना अच्छा है, इंडिया के लोग कितने अच्छे हैं। हमें ऑलरेडी पता है, वो हमारी कंट्री में बैठ के हमें ही बता रही है, हमारे बारे में भी ऑलरेडी नो दैट। बहरहाल मैं इतना कहूंगी कि उन सीमा हैदर की बातों से ये भी हमें पता चला है कि पाकिस्तान में जो है औरतों के हालात अच्छे नहीं हैं, औरतों के साथ जुल्म हो रहे हैं, उनके जो हुकूक हैं वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं। हस्बैंड्स उनके साथ जब बुरा बर्ताव करते हैं तो उनकी, आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई लॉज हैं जो उनको प्रोटेक्ट करती हैं डोमेस्टिक अब्यूज से, या अगर अनहैप्पी मैरिड लाइफ है या ऐसी कोई भी चीज है, कोई हेल्पलाइंस वगैरह मुझे नहीं लगता वहां पे मौजूद है औरतों की बेहतरी के लिए। तो ये एक चीज भी हमें नजर आती है उनकी बातों से। एंड डेफिनेटली जो स्टेप सीमा हैदर ने लिया, इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप। दैट इज इफ शी रियली लव्स सचिन। आई डोंट नो इफ शी रियली डज, या उसको चलते चलते धोखा दे देगी। आई हैव नो आइडिया, ये सिर्फ इंडिया में आने की एक चाल थी, क्या था मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अगर वो सचमुच प्यार करती है, अगर ये सामने आती है बात इन्वेस्टिगेशन के बाद कि सचमुच इट्स अ लव स्टोरी, तो मैं यही कहूंगी कि इट इज अ वेरी बोल्ड डिसीजन जो उसने लिया। वहां से आ गई, यहाँ पे एक नई कंट्री में आ गई, नया धर्म अपना लिया। मुस्लिम लड़कियों के लिए ये इजी नहीं होता कि वो किसी कोई और धर्म को अपना लें, और ये सब जो इसने किया, इट इज नॉट इजी। सो शी इज अ काइंड ऑफ लाइक अ ट्रेंड सेटर, जो जिसने मोहब्बत को सबसे ऊंचा दर्जा दिया, ना कि किसी धर्म को या जाति को। तो ये भी एक चीज है, ये भी एक पहलू है, लेकिन ये सिर्फ तब लागू होता है if अगर ये चीज सामने आती है कि सचमुच उसने प्यार के लिए ये सब किया है। जी। इसमें दो चीजें उठती हैं, बात समझ में आती है, ठीक है, मोहब्बत में कुछ भी देखा नहीं जाता, कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। लेकिन क्या इसे देख के फिर एक ट्रेंड नहीं बनता जाएगा कि किसी का भी दिल करेगा वो पाकिस्तान से उठेगा और बोलेगा मुझे इंडियन से प्यार है, या इंडिया से में भी किसी का दिल करता है वो उठेगा मुझे पाकिस्तान से प्यार है? तो इस तरीके से आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में इस तरीके से कुछ चीजें हो सकती हैं? ना ना, इंडिया में किसी को प्यार नहीं होगा पाकिस्तान से, मुझे नहीं लगता है। और ऐसे अगर कभी कभी कभार हुआ भी है तो वो कपल जाके दुबई में सेटल हो जाता है। जी। मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई लड़की भाग के पाकिस्तान जाएगी, इतनी बेवकूफ कोई है नहीं। और ठीक है। दूसरी चीज, इससे डेंजर जो है इंडियंस को ही है कि पाकिस्तानी को प्यार हो जाएगा और इंडिया आ जाएगा प्यार प्यार बोल के। तो ये, हाँ, ये वी आर राइट नाउ इन दैट डेंजर कि ये हो सकता है, ये हो रहा है, ट्रेंड सेट हो रहा है। लेकिन अगर इस ट्रेंड को पाकिस्तानी रोकना चाहते हैं तो खुद अपनी औरतों को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, उनको प्यार मोहब्बत से रखिए। जैसे हमारी कंट्री में औरत को गॉडेस माना जाता है, देवी माना जाता है, उसको सर पे बिठा के रखा जाता है लिटरली। हर एक चीज में मतलब उसकी राय जानी जाती है। उसको मर्द के पीछे नहीं सोचा जाता, मतलब उसको अर्धांगिनी बोला जाता है, लाइक शक्ति बोला जाता है, विच मीन्स के एक जो मर्द है उसकी आधी शक्ति औरत में होती है, आधा जो उसका पावर है वो औरत में होता है। विदाउट औरत वो आधा, वो 50% चल रहा होता है, ठीक है। 50% पावर के साथ, समथिंग लाइक दैट। तो ये इंपॉर्टेंस होता है एक औरत का। तो यानी जाहिर सी बात है कि अगर ये इसी तरीके का हाँ एहतराम औरतों को पाकिस्तान में मिलने लग जाए तो फिर वो ये सब नहीं करेंगी ना। जी। याना जी, कहा यह जा रहा है सीमा हैदर की तरफ से अपील की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं मोदी जी, उनकी तरफ से उनको कहा जा रहा है कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। इवन जो योगी जी हैं उनको रिक्वेस्ट की जा रही है कि इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरीके से वो इंडिया आई हैं, क्या उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी या वापस भेज दिया जाएगा? इंडिया इंडियन बनने के लिए इतना काफी नहीं है कि आपको बस इंडियन से प्यार हो गया और आपको सिटीजनशिप चाहिए, या फिर इंडियन होने के लिए और बहुत कुछ भावनाएं अपने अंदर डेवलप करनी होती है, जो मुझे डाउटफुल लगता है कि वो कर पाएगी। वो कह तो रहे तो हैं कि इंडियन मुझे बनने यहाँ के के लिए लोग मतलब, बहुत अच्छे लगते हैं, मैं एक इंडियन हूँ, मेरा मेरा फ्यूचर इंडिया के साथ है, पाकिस्तान मुझे नहीं जाना, तो ये सब कुछ वो बोल तो रही हैं। देखिए बोलने में और एक, मैं क्या बोलूं आपको, देखिए ऐसे बहुत लोग हैं जो बोलते हैं, लेकिन एक इंडियन बनने के लिए ना एक अलग ही मतलब, हमारी देखिए, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, उसको अपनाने के लिए उसको टाइम लगेगा। बिल्कुल। वो फलस्तीन को गाली दे के इसराइल की तरफदारी कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। वो पाकिस्तान से नफरत कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। लेकिन ये सब चीज हमारे अंदर होती है, ये नेचुरली हमारे अंदर होती है। हम ऐसे नहीं कि पैदा होते हैं पाकिस्तान से नफरत करते हुए या इसराइल से दोस्ती करते हुए, नहीं। लेकिन जब हम हालात देखते हैं दुनिया दुनिया में क्या है, जो अपनी हिस्ट्री है, जो जो हमने सहा है एज इंडियंस, चाहे वो इन्वेडर्स के अटैक्स हो या चाहे वो
ब्रिटिश साम्राज्य का जो हम पर जो जो जिन्होंने हमसे गुलामी करवानी चाहिए, एक एक चीज जो हमने सही है वो उसने सहा नहीं है। शी डजंट नो व्हाट इट मीन्स टू बी एन इंडियन। जो हमारी फीलिंग्स है, हमारी वैल्यूज है, ये हम जानते हैं। हम हमारे यहाँ औरतें अगर मुसलमान भी हो ना, तब भी वो उनका माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि एक बार शादी होगी तो हम 7 जन्मों के लिए इसी के हो गए। सो इस्लाम है यहाँ पे, लेकिन जो हमारा कल्चर है वो बहुत अलग है। ठीक है। पाकिस्तानी माइंडसेट से हमारा कल्चर बहुत अलग है। मैं एक एक चीज अगर आपको बोलती बैठ जाऊंगी तो वो पूरी रात हो जाएगी, बट डिफरेंसेस बहुत है। मुझे नहीं लगता कि सीमा हैदर के लिए वो सारी डिफरेंसेस अपनाना इतना इजी होगा। ठीक है। जी। अच्छा, याना जी, अभी जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जो मेन टॉपिक है हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जो चीफ हैं अब्दुल करीम, वो इस टाइम मौजूद हैं इंडिया में, और उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है कि मतलब इंडियाज मॉडल ऑफ को एग्जिस्टेंस को उन्होंने अप्रिशिएट किया, और इसके अलावा उन्होंने बोला है मुस्लिम इंडिया आर प्राउड ऑफ देयर नेशन। मतलब इंडिया के जो मुस्लिम हैं उन्हें प्राउड है इंडिया पे या इंडियन होने पे। तो एक मुस्लिम लीग का जो वर्ल्ड मुस्लिम लीग है, उसका चेयरमैन, उसका चीफ आके ऑब्जर्व कर रहा है इंडियन मुस्लिम की जो कंडीशन है, और वो बता रहा है कि फख्र के साथ रहते हैं। आपको क्या लगता है, सऊदीया की बात करें, यूएई की बात करें, जिस तरीके से वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दूसरे अरब मिस्र की बात करें, जिस तरीके से उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, और अभी ये जो स्टेटमेंट आई है, क्या समझती हैं आप आने वाले टाइम में इंडिया और ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन को लेके? डेफिनेटली सऊदी अरेबिया और यूएई ने हमेशा इंडियन गवर्नेंस को एनकरेज किया है। दे हैव बीन वेरी काइंड। उनको समझ में आती है बातें, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक मोनार्की है और हम एक डेमोक्रेसी है। डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां पर एक ही कौम है, वो मुसलमानों की है, जबकि हमारे यहाँ इतनी सारी डाइवर्स कम्युनिटीज हैं। इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी जो है ये दोनों कंट्रीज के इन दोनों ममालिक के जो हुक्मरान है वो हमारा कल्चर समझते हैं, हमारी चैलेंजेस समझते हैं, और जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट इन चैलेंजेस को हैंडल कर रही है वो भी अच्छी तरह से समझते हैं और एनकरेज करते हैं। ना कि कुछ ऐसे ममालिक हैं जो हमेशा मतलब इंडिया की हर एक चीज को एक क्रिटिकल एंगल से देखते हैं और वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जाके इंडिया को मतलब इंडिया बैशिंग करते हैं, जैसे कि आपका अपना मुल्क। तो ये जो डिफरेंस, ये जो चीज है, इससे बहुत डेफिनेटली देखिए क्या होता है। मुस्लिम्स जो है इंडिया में, उनको भी एक वो फीलिंग ऑफ प्राइड आती है जब दूसरे मुस्लिम नेशंस के लीडर्स हमारे बारे में जब बोलते हैं, हमारे देश के बारे में जब अच्छा बोलते हैं, तो हमें भी एक फीलिंग ऑफ प्राइड, हमें भी लगता है कि भाई हमने अपने मुल्क के साथ वफादारी करके कुछ गलती नहीं की। क्योंकि दूसरे मुसलमान भी जो बाहर के मुसलमान हैं, गैर ममालिक मुसलमान जो है, वो भी कह रहे हैं कि हमारा मुल्क कितना अच्छा है। तो इससे क्या है, हमारा हमें बढ़ावा मिलता है, एक तरह का मोटिवेशन मिलता है कि हम मुल्क से वफादार रहें। तो दिस इज वन थिंग, एंड अनदर थिंग इज कि इट इज वेरी नेसेसरी। देखिए ये लोग जो हैं ये समझते हैं कि इनके ये बोलने से ऑन अ ग्रेटर गुड ह्यूमैनिटी का भला होगा। इनको कोई वो नहीं है, ना नुकसान ना फायदा, मगर इनको पता है कि इससे जो है शांति रहेगी, पीस रहेगा। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि पॉइजन करने वाले, एक टॉक्सिक समाज लाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पॉजिटिविटी देखने वाले बहुत कम लोग हैं, और ये उनमें से हैं। जी। ठीक है। याना जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत सी बातें चल रही हैं। वैसे तो ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, लेकिन आपसे इसलिए डिस्कस करना चाहता हूं कि वहां के जो मुसलमान हैं, अगर किसी को इशू नजर आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, इस लॉ से या इस सिस्टम से, तो वहां के मोस्टली मुसलमान ये चीज सामने ला रहे हैं। आप एज ए मुस्लिम क्या कहना चाहेंगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इंडिया में क्या पॉसिबिलिटी है? पहले मैं आपके जो पिछला सवाल है उसमें थोड़ा और एडिशन करना चाहूंगी, देन आई विल मूव ऑन टू योर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्वेश्चन। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जिन अब्दुल करीम अली ईसा जी का नाम आपने बोला जी था ना, जी जिन्होंने अप्रिशिएट किया था, जी। मुझे लगता है कि एक और रीजन जो ये अप्रिशिएट कर रहे हैं, इट्स बिकॉज वो देख रहे हैं कि फ्रांस जैसी कंट्रीज में वो भी एक डेमोक्रेसी है, वो भी एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है। फ्रांस खुद को सेक्युलर डेमोक्रेसी कहने वाली कंट्री, लेकिन आज वहां पर क्या हालात हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हुक्मरान है ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी है। सिर्फ लिबर्टी नहीं दे सकते हम किसी भी अवाम को।
अगर सिर्फ लिबर्टी दे दी जाए तो वही होगा जो आज फ्रांस में हो रहा है। आपको पता है फ्रांस में किस तरह की आज बिल्कुल। राइटिंग चल रही है, किस तरह की राइट्स चल रही है, और वो राइट्स कौन करवा रहा है? मुसलमान ही करवा रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि इन हुक्मरान को, इन सऊदी और यूएई जैसे जो रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम नेशंस हैं, इनको पता है कि पूरी छूट देने से, पूरी लिबर्टी दे देने से क्या होता है देश में। लेकिन एट द सेम टाइम ये वही चीज ये नोटिस करते हैं कि इंडिया जो एक डेमोक्रेसी है, मगर जहां स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जहां आयरन फिस्ट दिखानी चाहिए, वहां आयरन फिस्ट दिखाई जाती है। तो ये चीज उनको शायद उन्होंने ये भी नोटिस की होगी और इस वजह से भी प्रेज कर रहे होंगे, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस एंड लिबर्टी दोनों का जो एक बैलेंस है ना इंडियन गवर्नेंस में, ये काबिल तारीफ है। जी, अब मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने यूसीसी की बात की। ये बात सच है कि बहुत सारे मुसलमान खुश नहीं है यूसीसी से। लेकिन देखिए, इसको लेके ना बहुत सारी गलत फहमियां भी हैं जो समाज में फैलाई जा रही है। मुसलमानों से ये कहा जा रहा है, जो गरीब तबके के मुसलमान है, जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनसे ये कहा जा रहा है यूसीसी का मतलब है हर किसी को एक ही तरह के कपड़े पहनने होंगे। अब आप बताइए, वो तो इनसिक्योर होंगे, उनको ऐसा लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब हमें यूनिफॉर्म पहन के अब रोज जिंदगी जीनी पड़ेगी। हर किसी को शायद धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा, हमारी औरतों को शायद साड़ी पहननी पड़ेगी, उनको ऐसे लग रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली क्या है, इस तरह की गलतफहमियां फैलाने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने शाहीन बाग के लोगों से प्रोटेस्ट करवाए सीएए के खिलाफ, गलतफहमियां फैलाकर। ये वही लोग हैं। क्योंकि देखिए, इनको कोई और तरीका नहीं दिख रहा है, आने वाले इलेक्शंस में बीजेपी से जीतने का कोई और तरीका नहीं दिख रहा है। तो बीजेपी की हर एक डिसीजन या हर एक सोच को अपोज करने के बगैर इनके पास और कोई चारा नहीं है। दिस इज वन ट्रूथ जो आपको हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स के बारे में समझना होगा, क्योंकि यहाँ असली पॉलिटिक्स होती है। यहाँ ये नहीं है कि आपकी तरह की मतलब जो आर्मी है वो हर चीज डिसाइड करती है, कौन क्या बनेगा, कौन ऑपोजिशन बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ सचमुच की पॉलिटिक्स होती है, और ये पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि लोगों को भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है यूसीसी के खिलाफ। लेकिन द फैक्ट इज, देखिए, जब 21st लॉ कमीशन ने भी रिपोर्ट लिखी थी, अब मुसलमान क्या कहते हैं, 21st लॉ कमीशन ने रिपोर्ट लिखी थी, उसको रिजेक्ट किया गया। उसमें तो लिखा था कि यूसीसी जरूरी है ही नहीं, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं थी, वो सिर्फ एक कंसल्टेशन पेपर था। अब 22nd लॉ कमीशन ने दूसरा वो चाहा है, मतलब लोगों की राय जानने की कोशिश की है, लोगों को बुलाया है कि अपनी राय दो, स्टेक होल्डर्स को बुलाया है अपनी राय देने के लिए। अब ये हो रहा है। अब बात ये है कि पिछले 2-3 सालों में बहुत सारी चेंजेस आई हैं। लोगों ने देखा है कि बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से जो है हर एक चीज में ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स आ रही हैं। जैसे कि आप देखिए, सऊदी अरेबिया में जब हिजाब एग्जामिनेशन सेंटर्स में अबाया वगैरह ये सारी चीजें बैंड है। सऊदी अरेबिया जहां पे इस्लाम का आगाज हुआ है वहीं पर बैंड है। लेकिन यहाँ पर अभी तक कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के सामने जो है लड़कियां प्रोटेस्ट करती, कहती हैं हम अबाया पहनकर आएंगे, जबकि उस कॉलेज में यूनिफॉर्म का कोड है, उस कॉलेज का यूनिफॉर्म का कोड है, वो नहीं फॉलो करना चाहती, कहती है हम कॉन्स्टिट्यूशनली हमें अलाउ है, हम कुछ भी पहन के आ सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ मुस्लिम लड़कियां नहीं है, हिंदू लड़कियां भी कहती है हम सिंदूर और वो सब गहने वहने लगाकर आएंगे। ठीक है ना? तो ये जो है, दिस गोज अगेंस्ट यूनिफॉर्मिटी। अगर हम कहते हैं कि कोई कंट्री जो है डेमोक्रेसी, तो सबको इक्वल समान राइट्स होने चाहिए, समान हक होने चाहिए, रूल्स जो है वो सबके लिए इक्वल होने चाहिए। और इस तरह के डिफरेंसेस की वजह से बहुत सारे क्रिमिनल्स निकल जाते हैं, बहुत सारे लोग गलत चीजें करते हैं। जैसे कि कुछ लोग मुस्लिम बन जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको दूसरी शादी करनी होती है, कुछ ऐसी तरीके की चीजें होती है। लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर को बेंड करने के तरीके ढूंढते हैं। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए जो है, और खास करके यूसीसी से सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो मुसलमान औरतों को होगा, सबसे अच्छा, ज्यादा बेनिफिट। क्या आप चाहे इसे वो उनके एक्सप्लेन डिवोर्स, करेंगे, क्या आप इसे एक्सप्लेन करेंगे कि जी मुसलमान तो मतलब। जी, देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरह का शरिया चल रहा है हमारे देश में, वो एक्चुअली शरिया है भी नहीं, ये सिर्फ इनकी जिद है। अगर इनको सचमुच शरिया चाहिए, हमारे देश के मुसलमानों को अगर सचमुच शरिया चाहिए, तो फिर बोलिए ना कि हम चोरी के लिए हाथ काट देंगे। अगर किसी मुसलमान ने चोरी की तो उसका हाथ कट जाएगा, क्योंकि शरिया में तो यही बोला जाता है। क्या ये इसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। अगर शरिया चाहिए तो पूरी तरह से शरिया ले लीजिए, आधा कच्चा शरिया क्यों ले रहे हैं? तो
तो यही चीज है। अब जब यही मुसलमान जब जाते हैं सऊदी अरेबिया या ऐसी कोई भी कंट्री में जाते हैं या यूके चले जाते हैं, वहां भी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सबके लिए एक ही लॉ है। बिल्कुल। तो या वहां तो वो चुपचाप काम, जब वो काम करने के लिए जाते हैं, वीजा वीजा उनको मिलता है, वहां पे तो चुपचाप वो हर एक लॉ फॉलो करते हैं। आप जैसे कह रहे थे, मैं जी जी। यूके गई थी, मैंने वहां क्या देखा? वहां थोड़ी ना अलाउड है कि मस्जिदों से अजान होना, ये सारी चीजें किसी को अलाउड नहीं है। ना कि इवन चर्च से जो डेसिबल्स इतने ज्यादा नहीं हो सकते जब उनका मास वगैरह होता है कि रास्तों तक सुनाई दे। कुछ जो जो रूल्स है वो सबके लिए समान रूल्स है, और वहां तो मुसलमान चुपचाप फॉलो कर लेते हैं हर चीज। इंडिया में इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जब आप मानते हो कि आपका देश डेमोक्रेसी है, तो आपको ये भी मानना चाहिए कि सबके लिए लॉज और रूल्स सेम होने चाहिए। और जब मैंने मुसलमान औरतों की बात की, वो इसलिए की क्योंकि इस तरह से ट्रिपल तलाक उनको दे देना, या उनकी इनहेरिटेंस की जब बात आती है, या पॉलीगमी की जब बात आती है, 4 शादियों की जब बात आती है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका फायदा उठाया जा रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलकर, और औरतें इसमें सबसे ज्यादा सफर हो रही हैं। तो इस वजह से जो है यूसीसी सबसे ज्यादा बेनिफिट मुसलमान औरतों को देगा। और बिल्कुल। जो इन्होंने आवाज ये हल्ला उठा रखा है कि सिर्फ मुस्लिम नहीं, इवन ट्राइबल्स को तकलीफ होगी, इवन इनको तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं होगी। हिंदुओं के साथ भी तो यही किया गया। सती को अबॉलिश किया गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। कास्ट सिस्टम को हटा दिया गया, इन्होंने कुछ नहीं बोला। कास्ट सिस्टम अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ इतने आर्टिकल 15 है, वो क्या बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप किसी को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नौकरी नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। ये सब तो बहुत पहले ही हट चुका है। हिंदुओं के साथ जो रिफॉर्म्स लाना था हिंदुइज्म में, वो तो ऑलरेडी इन्होंने कई कई सारे रिफॉर्म्स ला रखे हैं। हिंदू तो कुछ नहीं बोलते, पारसी तो कुछ नहीं बोलते, सिख तो कुछ नहीं बोलते, बोलते हैं सिर्फ मुसलमान। जी। आप और इसी हवाले से आपके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई थी, वन नेशन वन लॉ, यानी कि शायद वो तमाम जितने भी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या जैन या जितनी भी कम्युनिटीज रहती हैं, उन्हें एक लॉ के अंडर उन्हें लेकर चलना चाहते हैं। शायद वो उनकी ये जी। सोच है। अच्छा, रिसेंटली अभी ये भी खबर चल रही है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के विजिट पे जाएंगे, और वहां पे जो बिजनेस कम्युनिटी है, बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन हैं, वो वेट कर रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के फ्रांस आने का, उनसे मीटिंग करने का। क्या वजह है? यूएस जाते हैं तो वहां पे भी बिजनेसमैन से मिलते हैं, फ्रांस जाते हैं तो वहां के भी बिजनेसमैन ही वेट कर रहे होते हैं कि कब मिले। तो मुझे लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने, पूरी दुनिया के जो बिजनेस टाइकॉन हैं उनके ऊपर कोई जादू कर दिया अब आप यही कहेंगे ना। है। देखिए, जिस कंट्री की फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी है, वहां के लोग तो यही कहेंगे कि ये जादू टोना है। लेकिन लेकिन द फैक्ट इज कि इट्स नॉट जादू टोना। आई थिंक इट इज पॉपुलैरिटी। देखिए, बिजनेस ऐसी चीज है, ब्रांडिंग पे चलती है बिजनेस, है ना? तो अब दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ही है। अगर आप उनकी फॉलोअर्स देख लें, अगर आप उनकी पॉपुलैरिटी देख लें, अप्रूवल रेटिंग देख लें, उनसे ज्यादा पॉपुलर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो आई थिंक कि वो ऑल्सो ही इज अ वेरी प्रोग्रेसिव लीडर। तो उनको, और लोगों को ये भी पता है कि इंडिया इज द बाय 2030 विल बी फिफ्थ से आई थिंक सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आ जाएगी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी 2030 में। चाइना को भी बीट कर देगी एज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो पैसा है इंडिया के पास, पैसा है, पावर है, और एक प्रोग्रेसिव नेशन है। हर एक कंट्री के साथ कोई ना कोई ट्रेड रिलेशन जमा के रखना चाहती है इंडिया। तो ये सारी चीजें हैं जिससे जो है लोगों को उम्मीदें जागती है। तो जाहिर सी बात है, वैसे आई हैव नॉट स्टडीड मच अबाउट मोदी जी फ्रांस विजिट, और वो वहां क्यों जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वहां सेफ भी नहीं है जाना। आपको पता है वहां हालात ऐसे हैं कि लिटरली एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स जो है वो सिविलियंस के साथ लड़ रहे हैं रास्तों पे, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ 880 ऑफिसर्स घायल हुए हैं। 5,600 गाड़ियां जला दी गई हैं। 1 बिलियन यूरोस का नुकसान हुआ, 1,000 बिल्डिंगों को जला दिया गया है। इतना नुकसान हुआ है ऐसी कंट्री में, मतलब लिटरली वॉर टोन कंट्री में बताऊंगी उसको। अब वहां पर जाना इस वक्त मोदी जी का, आई एम नॉट श्योर अगर वो एक सेंसिबल मूव है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। जी। ठीक है। अच्छा, लास्ट में हम बात करेंगे इस टाइम जो बारिशों की वजह से, मौसम की वजह से पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, फ्लड के हवाले से अगर बात करें, इवन इंडिया की भी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, इवन इंडिया का जो सेंटर है वहां पे जो इस टाइम पोजीशन है सेंट्रल में, कि
पानी काफी हद तक आ चुका है, 5-5 फुट 6-6 फीट तक पानी आ चुका है। जबकि पाकिस्तान की मीडिया में खबर चलाई जा रही है कि इंडिया साजिश करके पाकिस्तान में पानी भेज रहा है, जिसकी वजह से पानी पाकिस्तान में फ्लड आ सकता है। यानी कि पाकिस्तान में अगर फ्लड आता है उसका जिम्मेदार हमारी मीडिया खबरों के मुताबिक हमें यह बता रही है कि वो इंडिया होगा। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी, जबकि आपके अपनी 3 स्टेट में इस टाइम जो पानी के हवाले से कंडीशन है वो आपके सामने होगी। क्या बताए हम इसमें बताने वाली क्या बात है, लोगों को बचाने का मौका टाइम है। जो है इसमें मैं आई विल नॉट ब्लेम पाकिस्तान, आई विल ब्लेम कि सड़कें जो ड्रेनेज सिस्टम है ये अप टू डेट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लोग जिस तरह से सफर हो रहे हैं उनको ये मौका है उनकी मदद करने का, बजाय इसके मतलब किसी देश को कहा जा रहा है कि ये भी साजिश है। मतलब हर चीज साजिश कैसे हो सकती है सोएब? अच्छा, फ्रांस ने आज पाकिस्तानियों को वीजा देने से मना कर दिया, ये भी हमारी साजिश है। आप लोगों को जो रेमिटेंसेस आती है उसमें इतना नुकसान हुआ है इस बार, जितना आपको आईएमएफ बेल आउट नहीं मिला उससे ज्यादा नुकसान आपको इस बात से हुआ है कि जो लोग रेमिटेंसेस भेज रहे हैं पाकिस्तान, वो इलीगल हवाले से भेज रहे हैं। उसमें 4 बिलियन से ज्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तान गवर्नमेंट को। अब ये बोलिए कि ये भी हमारी ही साजिश है? हर एक चीज हमारी साजिश है। वहां से लड़कियां भाग भाग के यहाँ आ रही हैं, लड़कों से शादी कर रही, ये भी हमारी साजिश है? ये थोड़ी चलता है। आपको सोल्यूशंस ढूंढने हैं। ब्लेम शिफ्टिंग इज अ वेरी इजी वे आउट। और कम से कम आवाम को इतनी सेंसिबल होना चाहिए कि गवर्नमेंट की ब्लेम शिफ्टिंग में उनका साथ ना दे। गवर्नमेंट से बल्कि सवाल करे कि जो ये फ्लड्स आ रही हैं इससे हमें बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, आप स्टेप्स क्या ले रहे हो? बिल्कुल ऐसा जी। ही है। बल्कि ब्लेम शिफ्टिंग की अगर बात करें तो हम वो कुछ टाइम के लिए तो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं या किसी को भी बात में ला सकते हैं कि भाई इंडिया की वजह से हो रहा है, अमेरिका की वजह से हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म वो हम ब्लेम भी नहीं कर सकते या उसके ऊपर हम अपनी किसी भी चीज को लेकर नहीं चल सकते। आपने बोला सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए। आपके ख्याल में जो इस टाइम पाकिस्तान की यूथ की सोच है, जो इस टाइम ओवरऑल पाकिस्तानियों की सोच है, आप बिल्कुल साथ हमसाए में बैठी हैं, क्या समझती हैं कि कोई चेंज भी हो सकता है कि नहीं, सोच बदल सकती है, कैसे बदल सकती है, कोई सोल्यूशन है या नहीं है? आखिर देखें, हम अगर परेशानी में हैं, हमारे पे अगर बुरा वक्त है, हम हैं तो आपके हमसाए, तो कुछ तो आप सोचेंगे हमारे बारे में। देखिए, हम तो सोचने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग ही जो है आप लोगों को ईगो इतना है कि जब फ्लड्स आए थे हम मान गए थे आप लोगों को हेल्प करना, लेकिन आपने ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया से लेने के लिए मना कर दिया, दवाइयां लेने से मना करते इंडिया से, यहाँ तक कि अपनी एयर स्पेस भी नहीं खोलते हो। जो कश्मीरियों को जो जाना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल जो कश्मीर से जो फ्लाइट्स निकलती है वो आपका एयर स्पेस नहीं यूज कर सकती, हमें लंबी फ्लाइटें लेनी पड़ती हैं मिडल ईस्ट की तरफ जाने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जब अफगानिस्तान में हम लोग एड भेजना चाहते थे, आटा भेजना चाहते थे, उसके लिए भी आपने रास्ते बंद कर रखे थे। मतलब हर चीज में जो है हमेशा ईगो सामने आता है। तो हम क्या कर सकते हैं? पहले तो आपको ईगो तोड़ने की जरूरत है। दूसरा, इंडिया में जो है मेजोरिटी हिंदूज रहते हैं, तो जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान के हिंदू है उनका ख्याल रखने की जरूरत है। उनके राइट्स बढ़ा दीजिए, उनके साथ अच्छा सलूक कीजिए, उनकी बहू बेटियों पे बुरी नजर ना डालिए। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग आई थिंक स्टेप्स ले सकते हो। दूसरा, जो दूसरे ओआईसी मेंबर कंट्रीज हैं वो जिस तरह से इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखना चाहते हैं, आप उनके फुटस्टेप्स फॉलो कीजिए। बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। और मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है, क्योंकि अल्लाह ने भी ऐसी बहुत सारी सिग्नल्स आपको दिए हैं कि आप लोग गलत जा रहे हो। आपको ये चीज अच्छे से पता है, अल्लाह ने भी इस तरह की, क्योंकि वो कहते हैं ना डिवाइन रॉट, जो डिवाइन एंगर होता है वो किस तरह से दिखता है, वो चाहे अर्थक्वेक से दिखे या फ्लड से दिखे या गुर्बत से दिखे, वो दिख रहा है कि अल्लाह भी खुश नहीं है पाकिस्तान से या पाकिस्तान की आवाम से। ये चीज जाहिर है। तो आप लोगों को थोड़ी सी ना सोच में बदलाव लाने की जरूरत है बस। डेफिनेटली जब तक हम सोच में बदलाव नहीं ला सकेंगे, और ये देखें एज ए इंडियन अगर वो हमारे सामने बैठी हैं, हमारे साथ बैठी हैं, और आज भी वो ये कहती हुई नजर आ रही है, एक इंडियन लड़की ये कहती नजर आ रही है कि भाई हम रेडी हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन आप अपनी ईगो को या अपनी सोच को पॉजिटिव करें। जबकि वो कंट्री जो दुनिया का 5वां बड़ा इकोनॉमी के हवाले से कंट्री है, आने वाले टाइम में तीसरा होने वाला है, और फ्रांस
यूएस, या इस तरीके से जितने भी, रशिया की अगर बात करें, उनके साथ वो पार्टनरशिप में है, बिजनेस पार्टनर हैं, तो वो आज भी हमारी हेल्प करने के लिए, ट्रेड करने के लिए रेडी हैं। लेकिन पता नहीं क्यों कि हमारी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। और शायद याना जी, आपको नहीं लगता कि अगर यही सिचुएशन रही तो एक टाइम आएगा जब इंडियन डायरेक्टली कहेंगे, और हम शायद ये कहते नजर आए, हमें हेल्प चाहिए, हमें ट्रेड चाहिए, हमें रिलेशन बेहतर करना है, लेकिन इंडिया की तरफ से ये आवाज आए अब हमें कुछ नहीं करना है। नहीं, इंडिया ऐसे कभी नहीं कहेगा, बिकॉज इंडिया जो है हमारी नींव ही है प्रोग्रेस, सबका साथ सबका विकास, ये यही तो मोटो लेकर चल रहा है आज हर कोई। आज मोदी जी इतने पॉपुलर इसीलिए हैं। जब हर एक देश के साथ कोई ना कोई ट्रेड डील है, या मतलब आप सोचिए ब्राजील तक के साथ हमारे पल्सिस डील है, ब्राजील कहाँ पर है? तो मतलब आप कोई भी कंट्री उठा लीजिए, उसके साथ कोई ना कोई हमारी डील चल रही है, या तो सॉफ्टवेयर डील चल रही है, या तो मेक इन इंडिया डील चल रही है, या तो मतलब कोई ना कोई ट्रेड डील चल ही रही है। तो जो हमारे हमसाय मुल्क है उनके साथ हम कोई डील क्यों नहीं करेंगे? दैट डजंट मेक एनी सेंस। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जी। रिसेंटली बल्कि एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें यह कहा गया है कि इंडिया मोस्ट अट्रैक्टिव कंट्री है फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब चाइना को काटा है। ये भी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है कि चाइना को इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है उस हवाले से इंडिया बीट कर चुका है, आगे निकल चुका है। क्या इसी तरीके से चाइना को पहले आबादी के हवाले से बीट किया, आबादी दुनिया की सबसे ज्यादा इंडिया की हुई, फिर उसके बाद अभी इन्वेस्टमेंट के हवाले से मोस्टली जो इन्वेस्टर हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस शख्सियात हैं, पर्सनैलिटीज हैं, वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं। रिसेंटली कुछ दिन पहले कश्मीर के हवाले से, गिलगित के हवाले से एलॉन मस्क ने भी एक स्टेटमेंट दी थी। क्या समझती हैं कि बिजनेसमैन जो तबका है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, तेजी से झुकाव इंडिया की तरफ नजर आता है, तेजी से? जी बिल्कुल, आपने खुद ही अपने सवाल में जवाब दे दिया। इट इज अ फैक्ट। इनफैक्ट यस, चाइना की हमसे यही तो दुश्मनी है कि चाइना की जो हमारे साथ जो जंग है वो एक इकोनॉमिक जंग ही है। चाइना को अच्छी तरह से पता है कि दो चीजें, एक तो मेक इन इंडिया, और दूसरा मोदी जी की ग्लोबल इमेज। इसकी वजह से इंडिया धीरे धीरे चाइना को ओवरटेक करने लगेगा। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, जैसे एप्पल को ही आप ले लीजिए, जिन्होंने चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बंद करके इंडिया में शुरू करना चाहा है। तो ये जो है इनके लिए, चाइना के लिए इट्स अ वेरी बिग थ्रेट। इंडिया इज अ वेरी बिग इकोनॉमिक थ्रेट टू चाइना, और स्लोली स्लोली वी आर हेडिंग देयर एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया की गुड बुक्स में हर कोई कंट्री रहना चाहेगी, क्योंकि जिस जिस तरह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जैसे मैंने आपको कहा था 2030 तक इट हैज बीन स्लेटेड कि आई थिंक हम चाइना और जर्मनी को भी बीट कर देंगे, शायद फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे होंगे एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बाय 2030। ठीक हो गया। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफी लंबे अरसे बाद मुझे ये मौका मिला कि याना जी से बात की जाए, उन्हें अपने चैनल पे बुलाया जाए, और वो हमारे पास आई, हमारे चैनल पे आई, ऑडियंस के लिए उन्होंने गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया याना जी आपका। और देखने वालों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नेक्स्ट हम किस गेस्ट को अपने इस शो में रिक्वेस्ट करें कि वो आए। और सेकेंडली, आपको याना जी की बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। तो जी वीडियो ही ख़त्म। बहुत से टॉपिक्स थे, बहुत लंबी मतलब डिटेल्ड वीडियो है। मैं कोशिश करता इज्तनाब करूँ इस तरह की वीडियो से, लेकर मजबूरी बन जाती है, क्योंकि इस तरह की वीडियो से बहुत सारी बातें सीखने को भी मिलती हैं, सुनने को भी मिलती हैं, बहुत से अबहाम भी क्लियर होते हैं। पहली बात की उन्होंने सीमा हैदर पर, उस आई थिंक वो हिंदुइज्म अपना बड़ी चर्चा में है यार। सारी बात है चर्चा में। पाकिस्तान से जो गई है, पाकिस्तान और इंडिया का जो भी मतलब इशू होता है वो चर्चा में ही रहता है, और ख़ास करके अब पाकिस्तान से गई है, और जारी बात है वो हम उसे कहते हैं भाग कर गई है, अपनी कश्तियाँ जला कर गई है, सारा कुछ दाव पर लगा कर गई है, आने वाला फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर, सारा कुछ वो दाव पर लगा कर एक शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर कुर्बानी दे दी उसने अपनी आने वाली ज़िंदगी की, पिछली ज़िंदगी की। अच्छा, उसने तो कुर्बानी दे दी, थे उन लोगों के क्या ख्याल है? अच्छा, और बातें निकल रही, सुन ले क्या बातें निकल रही हैं आपको क्या लगता है? पाकिस्तान से एजेंट आई हुई है, जासूसी के लिए आईएसआई की एजेंट है, ऐसी बात बिल्कुल ये बात है। इतना ही यार, ये लोग मुझे एक इस बात पर बेवकास हैरानगी होती है
कि देखें कि वो एक भाग कर आया और साबित भी हो चुका है कि वाकई भाग कर है, उसकी शादी भी, उसके बच्चे उसके पास बहुत है, लेकिन फिर भी वे नहीं, मैं एक बात इधर मेरी बात करना जरूरी है जी जी करें कि जिस तरह उन्होंने, तो इधर एक बात मैं ये ज़रूरी समझता हूँ करना कि मैंने जो उधर क्या, क्योंकि मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि झूठ और सच में 4 उंगलियों का फ़र्क है। इधर रखो ना, इधर तो ये 4 उंगलियों का सफ़र बनता है। कान से जो सुनो वो झूठ हो सकता है, इनसे जो देखो आंखों से वो सच हो सकता है। मैंने जो वीडियोस देखी हैं, जिस तरह इंडिया के माशरे ने या जिस तरह उस सचिन की वालदा ने सीमा हैदर को एक्सेप्ट किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। यकीन कर जाए, मैं पिछली कल भी इस पर वीडियो बनाई थी, तो मैंने कल भी ये तारीफ़ की थी कि जिस तरह उन्होंने एक्सेप्ट किया है, पूरे मोहल्ले ने, पूरे मुल्क ने, चलो मुल्क में अच्छे बुरे लोग होते हैं सारे, लेकिन मोहल्ले ने, उस इलाके ने जिस तरह उनको एक्सेप्ट किया, मैंने वीडियो देखी है, पूरा मोहल्ला, वो पूरा इलाका उनके घर जमा था, उनको मतलब मुबारकबाद देने के लिए, देखने के लिए पाकिस्तान से आई है और उनको ये मुबारकबाद देने के लिए कि आपका घर, आपने नया घर बसाया, आपको मतलब खुशहाल रहे, आबाद रहे, मतलब बात वही समझ लेना। लेकिन ये चीज़ भी काबिल गौर है भाई, देखें सारा मोहल्ला, सारा उस इलाके के लोग, यार रुखसार भाई मेरी बात उन्होंने एक्सेप्ट किया, उनको शर्म नहीं है, 4 बच्चे साथ लिए, अपना घर छोड़ा है, अपना मियाँ छोड़ा है, अपने और करीबी इनके रिश्तेदार छोड़े, उनको कोई और अच्छा इंसान बड़ी बात है भाई विकास। एक और बात उसने की, याना मीर की ने, आई थिंक वो मुसलमान ही है, नाम तो उसका मुसलमानों वाला लगता है, खैर लेकिन बातें नहीं उनकी बिल्कुल, बातों से क्या बात ये है, उन्होंने एक बात ये की कि पाकिस्तान के अंदर पहली बात तो ये है कि औरतें इनसिक्योर है, मतलब सिक्योर नहीं है, गलत बात है। सुन ले जो उन्होंने उन वजूहात पर बोलना। जी जी बोलो। उन्होंने पहले बात की कि पाकिस्तान के अंदर हर मर्द को इजाज़त है, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, कि वो 4 शादियां कर। सबसे पहले इनसिक्योरिटी तो यही हो जाती है औरतों की, और औरत जारी बात है सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये हकीकत है, ये ऐसी हकीकत है, कड़वी हकीकत है। कोई भी औरत जो है वो सौतन बर्दाश्त करना उसके लिए मौत के मुतरादिफ होता है, पहली बात। उन्होंने कहा, पहले उन्होंने ये इशू उठाया है कि उधर जो मर्दों को, एक मिनट मेरे उनके पॉइंट्स, नहीं आप उनका साथ दे रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उनके पॉइंट्स, मैं उनके पॉइंट्स उठा रहा हूँ जो याना मीर ने ये कहा कि जो औरतें हैं पाकिस्तान में सिक्योर हो रही हैं, अपने आप को तफस महसूस नहीं कर रही। उनमें से पहला पॉइंट ये था कि उनको 4 शादियां करने की मुसलमान मर्दों को। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि उधर जो औरत है वो पाबंद है मर्द की, मतलब कि उनके साथ बंधी हुई है, मतलब कि उनके साथ वो ना, मतलब उसकी मर्जी के बगैर। इस्लाम ये कहता है, हम तो मानते ना, इस्लाम ये कहता है कि औरत मर्द की मर्जी के बगैर घर से बाहर पाँव नहीं निकाल सकती। अगर मर्द 4 दीवारी के अंदर रहती है, उनके हकूक उनके अंदर ही पूरे करो, ये पूरे करे। उन्होंने इस पर भी एतराज उठाया, इस वजह से भी वो कहती है कि ये मुसलमान है। एक मिनट, उसने कहा कि इसकी वजह से भी इनसिक्योर है। अब ये 2 पॉइंट है, आप इस पर पहली बात पर क्या कहना चाहेंगे, दूसरी बात पर क्या कहना चाहेंगे? सर भाई इनसिक्योर किस तरह होता है? इस्लाम सर हमारा इजाजत देता है भी जो तुम्हारे घर है उसको हम 4 दीवारी बोलते हैं, ठीक है ना, घर के अंदर औरत रह सकती, ठीक है ना, वो बाहर नहीं निकल सकती। जो उनके हकूक है, कपड़े, जूता, जो भी दुनिया उनको 4 दीवारी के अंदर दो, ठीक है ना, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है ना। वो कहते हैं यानी कि बाहर निकलना चाहिए, यानी कि हमारा यानी कि इस्लाम तो ये हम लोगों को ये लगता है भी वो अंदर से कोई। अच्छा मेरी बात सुने, दूसरा विकास भाई वाली बात ये सुन ले, आप इसको ये नहीं देखना कि आपका इस्लाम, हम तो मुसलमान हैं, हम तो इसको मानते हैं कि इंसानियत के नाते आपने ये साबित करना है कि औरत घर के अंदर सिक्योर है कि घर के बाहर सिक्योर है, ये आपने। अच्छा मेरी बात सुने, हमारा इस्लाम इतना खूबसूरत है, मेरी बात सुने, औरत को बदन को ना ढकने को कहता है, उनको नंगा करने के लिए नहीं कहता है। यानी कि इजाब लेते हैं ना पूरी बॉडी पे आता है, ठीक है ना, पर उनको पर्दा हम लोग कहते हैं। मेरी बात सुने, हम लोग कपड़े पहनते हैं, यानी कि मुस्लिम, यानी कि पाकिस्तान में तो कल्चर कपड़े पहने जाते हैं, यानी कि पूरी, यानी कि इंडिया में इस तरह होता है। वो आपने सुना है, वो बात कर रहा था हमारी जैसी साड़ी, आपको पता है यार ये आप जो बातें कर रहे हैं ये नहीं बातें कर। अच्छा बात आपने ये करनी है कि औरत घर के अंदर सिक्योर है, जिस तरह याना मीर ने कहा यार, या घर के बाहर। मेरी बात सुने, बाहर निकलेगी कैसे सिक्योर होगी, यानी कि किस तरह महफूज, मतलब कि फिर यानी कि इंसान अपने कारोबार फिर वो बंद हो जाएगी यार हमारे। मैं फिर इस्लाम को आप कहते हैं मोहताज हो जाएगी, गुलाम हो जाएगी, नहीं गुलाम, मेरी बात यार
आप समझ नहीं रहे। आप उनके कहने का मकसद ये था कि यार, औरत इस्लाम में गुलाम हो जाए। बता यार सकता मेरी हूँ, रहमतुल्लाह 1 मिनट, इसमें- मेरी बात सुने भाई। औरत किस तरह गुलाम हो जाती है, घर के अंदर उनको हर चीज मिल रही है, ठीक है ना, बाहर जाने के लिए कोई खज्जल खराबी नहीं हो रही, किसी के मुंह नहीं लगना पड़ रहा, किसी को तरला नहीं करना पड़ रहा, लेकिन अपने घर बैठ के उनको हर चीजें मिल रही है। इस पर रहमतुल्लाह नहीं, मेरी मेरी मैं आप दूसरी- तो मैं complete दूसरी- करें ना। एक सिर्फ एक बात बकाया वो कह रही थी पाकिस्तान में इस तरह जो है ना चार औरतों को जिनके हकूक नहीं मिल रहे या उनके साथ जबरदस्त, इसलिए औरतें भाग भाग कर आ रही हैं। पाकिस्तान के इंडिया में जा रही, इस तरह की आपको शर्म आनी चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए। इंडिया की भी पाकिस्तान के पास में मौजूदा गिना दे तो फिर गिनने लग जाते हैं तो आप लोगों को तकलीफ होती है, ठीक है ना। मौजूदा अभी वक्त में भी है पाकिस्तानियों के पास, वो कहें वो भाग के आई हुई हैं, वो इस तरह आई हुई हैं, इस तरह की मैं आपको डिटेल गिनाऊं तो फिर वीडियो ही ना अच्छा खत्म हो। रहमतुल्लाह, तुम अपना पॉइंट अच्छा, मैं ये बात जो है ना अपना पैगाम देना चाहता हूँ। जो याना मीर हैं, जो हमारी बहन है, पहली बात तो उनको, वो मुस्लिम है, मुझे नहीं लगता कि वो मुस्लिम है, क्योंकि उसने ऐसी बात है कि अगर वो मुसलमान है तो उसको पता होना चाहिए अपने दीन के बारे में। उसने ये सवाल जो है इस्लाम पर उठाया, हमारे मुल्क पर नहीं उठाया। दूसरे सवाल का मैं जवाब दूंगा कि उन्होंने कहा है कि औरत जो है घर में महफूज है या बाहर, और आप कह रहे हैं अगर घर में महफूज है तो उनके कहने का मकसद ये था, मुझे पता है ये था जिस तरह आपका तो घर में अगर है तो वो मोहताज हो जाएगी अपने खावंद की या दूसरे की। अगर देखें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने, उन्होंने तिजारत की है घर में रहकर, चार दीवारी में उन्होंने तिजारत भी, कारोबार भी किया, और इस्लाम इस तरह रोकता नहीं, वो कहता है कारोबार करो, लेकिन जो है एक पर्दे के साथ है। इसके भी बहुत सी शराइत हैं, इस्लाम किसी को नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, आपको पता ना बात लेने पे वकास। दूसरी बात उन्होंने की है कि इस्लाम के 4 शादियों की उन्होंने कहा कि इस वजह से औरतें इनसिक्योर फील करती हैं पाकिस्तान में। अगर अच्छा। ये आप ये भी उंगली उठा रही हैं हमारे दीन पर, अगर हमारे इस्लाम को आप जुटला रही हैं, गलत साबित कर रही हैं कि तो ये फिर हमारे ये दीन मुसलमान में नहीं ना है। मुसलमान क्या रहेगा, ये हमारा मुसलमान रहमतुल्लाह उनकी आप बातें ना फॉलो नहीं किया। पाकिस्तान जो मुसलमान है उनके लिए ज्यादा बोल रही थी, बकाया यूएई सऊदी अरब उनके मुसलमानों को थोड़ी अहमियत दे रही थी। पाकिस्तानी जो मुसलमान है उनको वो इस तरह बोल रही थी, इस तरह के आपको जो है ना फ्रांस वीजे नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, वो 10 शादियां कर जाते हैं। आपको यार ये उनको आपको पता है अभी लोग कितनी करते हैं, एक मेरी बात तो गुजारा ही नहीं होता है। आप तो इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, मुझसे से दो टोक बात है जी। एक वीडियो में पहले मैंने कहा था कि इस्लाम इजाज़त देता है हमारे को 4 शादियों की, इस चीज़ पर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन साथ में शर्त भी रखता है। यार एक मिनट रहा, मतलब तुम्हें पता ही नहीं बात, उसका जवाब कैसे देना था। आपने ये कहना था कि मर्द जब शर्त लग गई ना, इसका मतलब अगर वो शर्त पूरी नहीं कर सकता तो वो शादी दूसरी भी नहीं कर सकता। चौथी तो बड़ी दूर की बात है, दूसरी शादी भी वो नहीं कर सकता अगर वो इंसाफ नहीं कर सकता। तो आज के माशरे में औरत जो पहली बीवी उसके साथ मर्द इंसाफ नहीं कर रहा है, उनके साथ इंसाफ नहीं, तो ये मामलात ही ना पैदा हो। औरत मर्द के साथ इंसाफ नहीं कर रही, औरत को मर्द के साथ इंसाफ करना चाहिए, तो ये मामलात ही ना बिगड़े, दूसरी शादी की नौबत ना आए। भाई चल छोटी सी लास्ट बात है, मेरी बात सुनो। एक औरत है वो जिस्म ढांप के अच्छी लगती है कि जिस्म नहीं कमेंट नहीं, मेरी बात ये आपका कमेंट करते हैं नहीं, मेरी बात सुने ना यार, इतनी अच्छा 1 मिनट, हमारी कोई दी है कोई बहन है या बेटी जो भी लगा यार, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हाफ बाजू शर्ट पहन के चली जाती है, एक हाफ ये निकर पहन लेती है, बाजार के अंदर चली जाती। आपको पता लोगों का क्या रिएक्ट आता है, किस तरह देखते हैं, ठीक है ना। एक जिस्म ढांक बुरका पहन के जाती, उसका और उसका कोई फर्क ही नहीं है यार। अच्छा खैर, आपने अपनी बात कर, एक और ने बात की यूसीसी की। यार 1 मिनट मैं बात करूं, देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले यही वो औरतें थी जिनको जिंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन बात आप ठीक है, वो ठीक है वो होगी बात, वो वकास भी कह चुके, तुम भी कह चुके, वो सबको पता है। मैं इसलिए ज़्यादा नहीं इसके अंदर जाना चाहता क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब यूसीसी की बात की उन्होंने, बात यह कि क्योंकि वीडियो यार बहुत लंबी हो जाती है, यूसीसी की उन्होंने बात की। याना मीर ने जब यूसीसी के बारे में कहा गया, उन्होंने कहा कि कई ऐसे हकूक़ हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदुओं की भी इस यूसीसी के तहत मतलब कि ख़त्म हो जाएंगी, जो उनके मज़हब से रिलेट करती हैं। कई उन्होंने मिसालें भी दी। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो है ना अपनी कांग्रेस पार्टी, वो क्योंकि वोटों से तो बीजेपी से जीत नहीं सकती, इस वजह से उन्होंने ये कोई ना कोई
कोई ना कोई मतलब कि मुद्दा उठाने के लिए अब उनको ये सबसे ज़्यादा तगड़ा मुद्दा मिल गया है, मुसलमानों और हिंदुओं के दंगे करवाने के लिए उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया कि यूसीसी तो है ही मुसलमानों के खिलाफ। और ये चीज़ें मुसलमानों के ज़हन में जो बेचारे थोड़े मतलब नहीं टच अपना मीडिया से, नहीं टच सेल फोन से, नहीं टच सोशल मीडिया से, तो उनके जहन में जो मतलब समझ सादा लोग हैं, उनके जहन में यह डाला जा रहा है, विकास एक मिनट, उनके जहन में यह डाला जा रहा है यूनिफॉर्म यूसीसी का मतलब है कि आपको पूरे इंडिया में एक जैसा लिबास पहनना पड़ेगा। यार अस्तगफुरुल्लाह, किस तरह के यार ये लोग हैं। मतलब कि यूसीसी पर कांग्रेस कर रही है अपनी क्या सियासत, और जो सादा लोग हैं उनके साथ खेल रही, खिलवाड़ कर रही है कि आपको एक जैसा लिबास पहन। हालांकि ये यूसीसी की बात ही नहीं है, यूसीसी में कहीं पॉइंट नहीं कि पूरे इंडिया में एक जैसा लिबास होगा, सब गलत। यूसीसी का मतलब उनका ये है कहने का, एक चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट की जाना बिल में, उन्होंने कहा कि बिल इसमें कोई शक नहीं है कि कई मुस्लिम जो हैं उनको यूसीसी पर इतराज़ है। ये चीज़ जो एक्सेप्ट, जो सच है उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है, मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर कई ऐसे तबके हैं जो यूसीसी से मतलब मुतफिक नहीं हैं इंडिया मुसलमानों के, लेकिन जिस तरह ये मरोड़ तरोड़ कर पेश कर रहे हैं कांग्रेस वाले, ये दूसरे मुखालफिन, ये भी बड़ी बात यार सोचने वाली कि ऐसा, हालांकि यूसीसी में एक जैसे लिबास पहनने की कहीं शर्त ही नहीं है। ये है सारी पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिशियंस खेल रहे हैं अपनी सियासत, और हमारे जैसे जो अनपढ़ और सादा लोग हैं बेचारे उनके साथ खेल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यूसीसी होता तो वो इंडिया का इंटरनल मामला है, वो अगर मुसलमानों के उधर हकूक जा रहे हैं तो कहीं जिस तरह जाना मिलेगा, कई ऐसे हकूक हैं जो इंडिया के हिंदुइज्म के रिलेटेड लोगों के हैं वो भी नहीं हैं। वो चाहते हैं कि एक जैसे सारे मिले। ये तो पता चलेगा ना जब ये लागू होगा उस वक्त पता चलेगा। ये अभी तक तो बहस ही है। खैर वीडियो बहुत लंबी होगी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नया ढंग से, तब तक दीजिए इजाज़त।